सूरज को पाखी से, फ्रांसिस को लिली से, रोजी को प्रभात से, मंजीत को नीलम से प्यार है, प्यार है। सुनिएगा अवश्य, उपन्यास का यह भाग बड़ा जोरदार है। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। ये हाथी तो नीलम का पीछा ही नहीं छोड़ रहा, पर इस बार हाथी जंगल में नहीं होटल में है। पर असली नहीं, नकली। कौन लेकर आया है इसे, ये जानने को उत्सुक है ना? तो पिछला भाग मिस मत कीजिएगा। और अब सुनिए क्या होने वाला है कमाल, जो लेकर आई है आप सबकी चहेती कोमल अग्रवाल। यादों का वह बेमिसाल कारवां दीवार पर लगी टीवी स्क्रीन पर चलचित्र की भांति चलता जा रहा था, जिसमें सूरज से हुई पहली मुलाकात से लेकर बैल्कनी तक की उसकी तस्वीरें थीं। प्रीत की शादी पर किया डांस, पहाड़ी का दृश्य और डायरी लिखती वो। सूरज उसे पायल पहनाता हुआ, जैसे एक एक कर यादों के पन्ने खुलते ही जा रहे थे। सगाई की शाम उसे गुस्से से देखना, फिर मुस्कुरा कर अंगूठी पहनाना और फिर पहनना, सब कुछ इसमें शामिल था। दिल्ली यात्रा और टमटम में उसकी तस्वीरें देख वैशाली और नीलम को बड़ा मज़ा आ रहा था। आईने के सामने एक एक गहना ट्राई करती वह शर्माती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत। ये सब तस्वीरें भी ली हैं। वह सूरज की कायल होती जा रही थी। मेहंदी भरे हाथों की तस्वीर और झुमकी के वेश में वह एकदम गांव की गोरी लग रही थी। 2 तस्वीरों में सूरज उसके गालों पर अपना प्यार रख रहा था। वह शर्माई, सबने छेड़ा। मंजीत तो सीटी ही बजाने लगा। विवाह की हर रस्म जो उसने सूरज के साथ निभाई थी, सबकी यादें अलग अलग रंगों में अपनी छटा बिखेर रही थी। कुछ वीडियोस भी थे जिसमें वह रोती हुई दिखाई दे रही थी और सूरज उसके आंसू पोंछ रहा था। इनके प्यार का तो वाकई कोई जवाब नहीं। नीलम ने अपनी बात रखी, हम भी झंडे गाड़ेंगे। मंजीत ने आगे कहा। प्रताप कोठी में मंगल कलश गिरा, सूरज का हाथ थामे, फिर अंगूठी का खेल और एक दूसरे को खाना खिलाने की प्रथा। यहाँ से लेकर वहाँ तक मधुर यामिनी की तस्वीरें स्क्रीन पर चलती जा रही थी। सूरज की शर्ट से अपनी काजल लगी आंखें पोंछती तस्वीर देखकर वह जोर से खिलखिलाई। ये भी किया है इसने, जीजू की शर्ट खराब। वैशाली ने रिएक्शन दिया। मंदिर में माथा टेकती, उचक कर घंटा बजाती और गंधर्व के पास फोटो खिंचवाती वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नंदी के कान में क्या कहा था परजाई जी? मंजीत उसकी तस्वीर देखकर पूछने लगा। वो तो उन्हें ही नहीं बताया तो आपको कैसे बताऊं? वह मुस्कुराई। बारिश की बूंदों में भीगते खुद को देख और सूरज की उसके गले में बाहें, यह शायद अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। लिली रिमोट कंट्रोल से स्क्रीन को कंट्रोल कर रही थी। ब्यूटीफुल, उसने भी प्रतिक्रिया दी। हर एक दिन की कोई न कोई याद कैमरे में कैद की थी सूरज ने, जिसे देख देख वह भाव विवल हो गई थी। उसके हनीमून की अनेकों तस्वीरें थीं जिन्हें अभी तक उसने भी नहीं देखा था। वो सब प्रत्यक्ष उसके सामने थी। मुझे तो पता भी नहीं ये तस्वीर कब ली, वह दोनों सखियों को बताने लगी। सबसे बड़ी आश्चर्य की एक और बात हुई। आज सुबह से लेकर अब तक की बुके मिलने की सारी तस्वीरें स्क्रीन पर सामने एक एक कर दिख रही थी। उसका तो माथा ही घूम गया। लगता है सब जगह हिडन कैमरेज हैं। वैशाली बोली। मतलब यहाँ भी होगा? नीलम हैरत में भरकर इधर उधर देखने लगी।
जी हाँ, हर एक 5 स्टार होटल में हिडन कैमरे होते हैं, पर हाँ, गेस्ट के स्वीट्स और रूम्स में नहीं होते। सो फिकर नॉट, मंजीत ने समझाया। इट मीन्स वो हमें सुबह से वॉच कर रहे हैं? पाखी ने आश्चर्य में भरकर पूछा। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैडम। अब लिली से बोले बिना रहा न गया। आपके वो बड़े वो हैं, नीलम ने हंसते हुए उसे चिढ़ाया। और तेरे ये भी मिले हुए हैं। पाखी ने उसे चुटकी काटी। एक वेटर लिली के इशारे पर आया और लंच सर्व करने लगा। हमने तो ऑर्डर नहीं किया ये सब, पाखी ने कहा। मैंने ऑर्डर किया है परजाई जी, आप सब की पसंद मालूम है मुझे, मंजीत ने कहा और बिना एक पल गंवाए खाने लगा। वो सब भी बातें करती हुई खाना खाने लगी। लिली ने पहले ही लंच ले लिया था, सो वह सबकी पसंद की चीज़ें मंगवाती हुई उनसे बातें करने लगी। शादी की तस्वीरें देख पाखी कुछ सोचने लगी थी। रोज़ी कहाँ है? अचानक उसने लिली से पूछा। होगा कहीं रिसेप्शन पर, लिली ने लापरवाही से कहा। उसको ज़रा बुलाओ, वह बोली। लिली उसे बुलाने चली गई। क्या हुआ? मंजीत ने पूछा। जी मुझे मेहंदी लगवानी है, पाखी ने कहा तो सब हंस पड़े। रोज़ी जल्दी जल्दी आई। कहीं प्रभात ने चर्च वाली बात बता तो नहीं दी ना? पर मेहंदी वाली बात सुनकर उसका डर दूर हो गया। तो अब हमारा काम खत्म, अब तुम्हारे हवाले सनम साथियों, मंजीत ने कहा और सबसे बाद में मिलने का कहकर वहाँ से चला गया। लिली भी अपनी ड्यूटी पर चली गई और सब रूम नंबर 030 की ओर बढ़े। पाखी ने घर फोन कर काकी से उन सभी का सामान भेजने की ताकीद कर दी थी। नीलम आलू सिंह के साथ कोठी चली गई और दोनों सखियां मेहंदी कोन्स मंगवाने के लिए रोजी से बोलने लगी। रोजी उन्हें आराम करने को कह बाहर की ओर गई, पर किसी को आता देख चौंकी। प्रभात खुद मंजीत के आदेश पर मेहंदी लेकर आया था। उसे देख रोजी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। प्रभात ने भी रोजी के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह भी चौंका। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो रोजी नजरें चुराती हुई अंदर चली आई। क्या हुआ? पाखी ने पूछा, मगर रोजी खामोश थी। उसे यूं खामोश देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तभी किसी के आने की आहट हुई तो वे संभल कर बैठ गईं। प्रभात अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। भैया आप, पाखी खुशी से चहकी। इतनी देर कहाँ थे? वह शिकायत करने लगी। प्रभात ने स्वयं को सामान्य दिखाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। आप जब याद करें तो आना ही पड़ता है। फिर उसने एक स्टाफ को अंदर आने के लिए कहा। वह एक ट्रॉली ले आया था। उसमें कुछ खास था। ये सूरज बाबू ने भेजा है आपके लिए। उसने चांदी का एक कीमती फूलदान निकालकर उनके सामने रख दिया। फूलदान पर दोनों के नाम के पहले अक्षर तराशे गए थे और अनुपम प्रतीत हो रहे थे। सबसे खूबसूरत लग रहे थे उसमें सजे गुल मेहंदी के पुष्प, जो अंडेकार पत्तियों से घिरे पूरे कमरे में मेहंदी की मादक सुगंध बिखेर रहे थे। हमने मेहंदी मंगवाई थी, झाड़ नहीं, वैशाली ने कमेंट किया। रोजी को यह बात सुनकर हंसी आई। प्रभात ने एक नज़र उसे देखा और बोला, जी वो भी है। कहते हुए वह ट्रॉली से एक पैकेट निकालने लगा। उसमें मेहंदी के कोन्स थे और कुछ स्केचेस। वह उन्हें रोजी की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है। थैंक्स भैया, आप कितना ख्याल रखते हैं छोटी छोटी बातों का, पाखी ने कहा। जी भाभी, मैं बड़ी बातों का भी ख्याल रखता हूँ, उसने रोजी की तरफ बिना देखे भावहीन स्वर में उत्तर दिया। आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? पाखी ने गौर किया और पूछा।
जी मैं तो रात भर सोया नहीं हूँ, काम बहुत था ना। उसने सफाई दी। और तुम्हें क्या हुआ? रोजी को चुप देख पाखी ने फिर पूछा। जी जी मैं वो डांस की प्रैक्टिस कर रही थी ना, बस हो गया। अब मैं तुम दोनों के बॉस को कहने वाली हूँ कि तुम्हें कुछ दिन आराम करने के लिए दें, बहुत काम हो गया। कुछ टाइम साथ बिताओ यार। पाखी बोली तो प्रभात ने तुरंत कहा, जी अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा। प्रभात ने इजाज़त ली और जल्दी से चला गया। रोज़ी उसे देख दरवाज़ा बंद करने की बात कहकर उसके पीछे गई और धीरे से उसने पुकारा, प्रभात। प्रभात उसकी आवाज़ सुनकर ठिठका पर रुका नहीं। रोज़ी तेज कदमों से चलती हुई उसके सामने आ गई। कुछ काम है क्या? प्रभात ने गंभीर स्वर में पूछा। तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you do so? रोज़ी ने भर रहे गले से पूछा। उसके लिए आप मुझे सजा दे चुकी हैं, इसलिए अब मैं आपको अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दूंगा। प्रभात ने सपाट स्वर में कहा। क्या एक थप्पड़ में इतनी ताकत होती है कि उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाए? रोज़ी ने अपनी गलती महसूस कर कहा। बहुत सोचने के बाद भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रभात ऐसा कर सकता है। बोलो ना प्रभात, क्या एक थप्पड़ में इतनी ताकत है कि वो हमारा रिश्ता खत्म कर सके? वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं मिस रोज़ी, मेरे चरित्र पर पड़ा है और मैं तब तक आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा जब तक कि आपके दिल से यह बात साफ नहीं हो जाती कि मैंने जो कुछ किया वह क्यों और किन परिस्थितियों में किया। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, प्रभात तेजी से उसे साइड हटाकर निकल गया। वह कुछ सोचते हुए अंदर आई, फिर खुद को सामान्य करते हुए वापस रोज़ी से मिस रोज़ी बन गई। वैशाली ने पाखी के पाँव में मेहंदी लगाने का कहा तो वह मान गई। आज मुझे वैसी ही मेहंदी लगाना जैसी उन्हें लगाई थी, पाखी ने रोज़ी से निर्मल मुस्कान से कहा। सूरज सर के हाथ पर तो मैंने आपका नाम लिखा था। तो वह उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। तो उनका नाम मेरे हाथ पर, पाखी शर्माते हुए बोली। मैसेज टोन रिंग हुई तो वैशाली ने उसे फ़ोन दिखाया। माय लव, आई एम सो एक्साइटेड टू सी योर मेहंदी। ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों की शादी आज फिर से होने वाली है। वैशाली ने संदेश पढ़ा और बोलने लगी। अरेबियन स्टाइल की मेहंदी लगवाकर उसने वैशाली से तस्वीरें खिंचवाई और सूरज को भिजवाई। नीलम मंगलू को लेकर कोठी से वापस आ गई थी। काकी ने उन लोगों के कपड़े और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भेज दी थी। ये रहा ज्वेलरी बॉक्स, नीलम ने दिखाया। अब आप प्रस्थान करें मंगलू महाराज। वह बोली तो मंगलू राम भली कहता हुआ सब सामान रखकर चला गया। अब चलिए चेंज कर थोड़ी नींद लेते हैं, पार्टी तो रात भर चलेगी, नीलम ने कहा। तुझे किसने कहा? पाखी ने पूछा। सब लोग बातें कर रहे थे और इतना तगड़ा इंतजाम है कि मत पूछे, उसने जोश में कहा। बाहर से इतनी सुंदर सजावट हुई है कि देखते ही बनती है। वह और भी बताने लगी। और बताना, क्या सरप्राइज है? पाखी पूछने लगी। वो मुझे पता तो चल गया है, लेकिन आपको बताने की मनाही है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है। वह परिहास कर बोली। चोटी के भी पर निकल आए हैं। वैशाली ने उसकी चोटी खींची। इधर आइए जरा, आपको बता देती हूँ। नीलम वैशाली को खींच बैल्कनी की तरफ ले गई। पाखी उन्हें जाता हुआ देखती रही, फिर बुदबुदाई। मिस्टर सूरज, अगर आप स्मार्ट हैं तो आपकी वाइफ वहाँ स्मार्ट है। दोनों हंसती हुई बैल्कनी से आई तो पाखी ने पूछा, मेरा ब्लू बैग लाई नीलू? हाँ ये रहा, पर इसमें है क्या? दोनों ने पूछा।
वो मेरा पर्सनल मामला है, जैसे तुम लोगों का था। उसने भी बदला लिया। लंच के बाद लिली ग्रीन रूम में आकर बैठी और अपनी ज्वेलरी सेट करने लगी। तभी फ्रांसिस ने अंदर आने की परमिशन मांगी। तुम यहाँ क्या करता? वह पूछने लगी। हम कुछ बोलने का वास्ते आया है, वह जवाब में बोला। आज वह पक्का इरादा करके आया था कि लिली से सब कुछ कह देगा। बाद में बोलना, अभी हमको बहुत काम है। और तुमको भी तो काम होगा। वह जल्दी में बोली और अपने काम में लग गई। फ्रांसिस वहीं खड़ा रहा। What happened, फ्रैंकी? लिली ने झल्लाकर कहा। हमारा बात सुन लो फिर काम करना। वह गंभीरतापूर्ण लहजे में बोला। Why are you so upset? कोई तुमको कुछ बोला क्या? अब लिली ने कंसर्न शो किया। कोई हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन हम तुमको कुछ इम्पोर्टेंट बोलना मांगता है। फ्रांसिस कुर्सी पर रखा सामान हटाने लगा, फिर वहीं बैठ गया। तुम तो ऐसा बात करता है जैसे कि बड़ा टेंशन वाला बात है। लिली भी अब उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखकर वह उसे देखने लगी। बोलो जल्दी। हम बोल रहा है ना, वेट। कहते हुए फ्रांसिस उठा और उसने ग्रीन रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लिली उसकी इस बेहुदा हरकत पर चौंकी। तुम पागल तो नहीं हो गया फ्रैंकी? ओपन द डोर। हाँ, हम पागल हो गया था लिली, अब होश में आया है। और अगर तुम आज हमारा बात नहीं सुनेगा तो हम सच में पागल हो जाएगा। फ्रांसिस के इन शब्दों ने लिली को बौखला दिया था। हमको कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, अभी का अभी। कोई अगर आ गया और उसने हमको ऐसा कमरा में बंद देखा तो जानता है क्या होगा? जॉब चला जाएगा हमारा और तुम्हारा भी। जाता है तो चला जाए, आई डोंट केयर। फ्रांसिस भी जोर से बोला। तुम्हारा पास बहुत कम टाइम है फ्रैंकी, आई बेग यू टेल फास्ट। लिली ने रिक्वेस्ट की। उसे यूं घबराता हुआ देखकर फ्रांसिस का इरादा और मजबूत हो गया और उसने जीसस को याद किया। गिव मी स्ट्रेंथ गॉड। लिली के लिए एक एक पल भारी हो रहा था। ग्रेस आने वाला होगा फ्रैंकी, वह डरते हुए बोली। लिसन केयरफुली लिली, आई एम अ लायर, नॉट ओनली अ लायर बट ऑल्सो अ डिचर, अ स्काउंड्रल। I hate myself and you should also hate me. फ्रांसिस लगातार बोलने लगा। बट हम तुमको बहुत लाइक करता है फ्रैंकी। एक्चुअली लाइक नहीं, लव करता है हम तुमको। लिली ने वो कह दिया जो वो कई दिनों से कहने की सोच रही थी। हमको सब मालूम लिली, ये देखो तुम्हारा लॉकेट। कहते हुए फ्रांसिस ने उसे वह लॉकेट दिखाया जो उसे बाथरूम में पड़ा हुआ मिला था और उसमें फ्रांसिस की ही तस्वीर थी। ये तो हमारा लॉकेट है जो लॉस्ट हो गया था, लेकिन अच्छा तुम देख लिया। इसमें हमारा फोटो है लिली, पर हम इसको डिजर्व नहीं करता। फ्रांसिस ने उदासीनता से कहा। बट वाई? आई लव यू फ्रैंकी एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। वह भावुकता की चरम सीमा पर जा पहुंची थी। हम तुमको यही बोलने वास्ते आ जाया लिली कि हम तुमको ऑलवेज झूठ बोला कि हम किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बट इट्स अ वाइट लाई। हम एक नहीं मैनी गर्ल्स का साथ इंटीमेट हुआ है लिली। फ्रांसिस ने मुंह फेरकर कहा। ओह गॉड, हाउ शेमलेस यू आर। लिली ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखकर कड़वी जुबान से कहा। तुम हमको मारो लिली, हमसे नफरत करो, बट फॉरगिव मी। फ्रांसिस रोते हुए बोला। नो फ्रैंकी, आई हेट यू एंड लिसन, आई विल नेवर फॉरगिव यू। सुना तुम, हम कभी तुमको फॉरगिव नहीं करेगा, कभी नहीं। कहते हुए लिली ने उसके हाथ में पकड़ा लॉकेट
जमीन पर तेजी से पटका। फ्रांसिस की तस्वीर के 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिरे और साथ ही गिरे लिली की आंखों से आंसू के 2 कतरे। गेट लॉस्ट! लिली ने अपने सैंडल के नीचे उसकी तस्वीर रौंदते हुए नफरत से कहा। उसे इस तरह देख फ्रांसिस स्वयं पर काबू न रख सका और अपने आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। लिली अपनी पीठ दीवार से टिकाए निस्तब्ध जमीन पर पड़े अपने टूटे हुए सपने को देख रोने लगी। एक बार फिर जूतों की खटखट हुई और दरवाजा खुला। अब क्या करने को आया तुम? गेट लॉस्ट, वरना... वह वहीं से चिल्लाई, पर आने वाला शायद बहुत ही ढीठ था। वरना क्या करेगा तुम लिली? एक बार पहले भी तुम हमको अपना लाइफ से किक आउट कर दिया था उस प्ले बॉय के वास्ते। एंड सी द रिजल्ट। आने वाले व्यक्ति का इशारा टूटे हुए लॉकेट के टुकड़ों की तरफ था। बाप रे बाप, लोगों की जिंदगी में धमाके पर धमाके हो रहे हैं और ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। गेस करने का काम छोड़ते हैं आप पर और हम चलते हैं रूम नंबर 030 में, लेकिन अगले भाग में। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।